गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड इन पीएमएलए केसेस। तो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि पीएमएलए से रिलेटेड टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ न्यू एडिशंस होता रहता है जजमेंट्स के थ्रू। तो अब हम वो सारे जो टॉपिक्स जो पिछले कुछ टाइम में न्यूज़ में रहे हैं पीएमएलए से रिलेटेड उनको एक जगह पर ही डिस्कस करते हैं। तो इसका जो बेस है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वो है विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022, जिसमें कि पीएमएलए से रिलेटेड बहुत सारी ब्रॉड पावर्स को इन ईडी की जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट छोटे छोटे इंटरवेंशंस टाइम टू टाइम करता रहता है और जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है उनको कुछ ना कुछ तरह से मॉडरेट कर देता है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो अरेस्ट के ग्राउंड्स हैं उसके लिए सेक्शन 19 पीएमएलए का कहता है कि ईडी के पास पावर है अरेस्ट करने की, अगर उसके पास कुछ ऐसा मटेरियल है जिससे कि वो इंडिविजुअल को इंडिविजुअल को के ऊपर उसको बिलीव हो रहा है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो वो अरेस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल को। तो विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को कोई कॉपी भी देने की ज़रूरत नहीं है जो इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की, जैसे कि एफआईआर होती है वैसे अक्यूज़ को सिर्फ रिटर्न में उनको रीज़न बता के वो अरेस्ट कर सकते हैं कि किस लिए उसको उस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। तो पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्यूज़ का फंडामेंटल राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए, इसीलिए जो है जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो हमेशा राइटिंग में देने पड़ेंगे। अब अगर हम बेल की बात करें अंडर ट्रायल्स के, तो सेक्शन 436A ऑफ सीआरपीसी जो है वो रिलीज़ करने को कहता है बेल पर, अगर किसी भी केस में जो है अक्यूज़्ड को जो उस पर्टिकुलर केस में जितनी मैक्सिमम सज़ा हो सकती है उससे आधे से ज़्यादा अगर वो केस अंडर ट्रायल के उसमें काट चुका है तो उसको बेल जो है वो उसका राइट बन जाता है। लेकिन विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोविजंस पीएमएलए को भी दिए, पीएमएलए के अंदर जो अक्यूज्ड अगर अरेस्ट होते हैं तो। लेकिन सेक्शन 436A में जो है अब सेक्शन 479 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिप्लेस कर दिया गया है, इससे अब जो है पीएमएलए केसेस पर इम्पैक्ट होगा। कैसे होगा? इसमें एक चेंज किया गया है कि अगर बेल प्रोविज़न जो है उसको एक्सक्लूड तब किया जा सकता है अगर उस पर्सन अक्यूज के ऊपर और भी कई केसेस हों, सिर्फ एक ही केस नहीं, और भी कई तरह के एक्विजिशंस हों और भी कई तरह के केस चल रहे हों। तो ऐसा कॉमन होता है पीएमएलए केसेस में कि उस अक्यूज के ऊपर कई तरह के केसेस और भी चल रहे होते हैं, तो इसलिए क्या होगा कि जो है उस अक्यूज को बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 2024 में अभी सुप्रीम कोर्ट ने लीगल प्रिंसिपल कहा कि पीएमएलए में भी ये वैलिड होगा कि बेल जो है वो रूल है, जेल एक्सेप्शन है। तो अभी नीड और नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट को देखते हैं। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम के को जो है जब बेल दी थी, तो जो दिल्ली सीएम है उन्होंने अपनी लीगैलिटी ऑफ अरेस्ट को चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि मटेरियल जिसके बेसिस पर ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया वो तो जुलाई 2023 से अवेलेबल था, तो मार्च 2024 में जाके अरेस्ट क्यों किया। तो सेक्शन 19 क्लॉज 1 जो पीएमएलए का है वो कहता है कि ईडी के पास जब रीज़न हो वो बिलीव करने का कि अक्यूज़ जो है वो गिल्टी है और उसके पास ऐसा ईडी के पास ऐसा मटेरियल सामने आ जाए जो हाई थ्रेश होल्ड का है, जिसको एक एज एविडेंस भी यूज़ किया जा सकता है कोर्ट में, तभी वो ईडी उसको अरेस्ट कर सकती है। इसीलिए चाहे जुलाई 2023 से पता हो कि पर्टिकुलर जो है पर्सन अक्यूज्ड है उस केस में, लेकिन जब तक मटेरियल नहीं आएगा तब तक आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब ट्विन कंडीशंस की बात करते हैं जो सबसे कॉमन सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चलती है, सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए, जिसके अंदर बेल की जो ट्विन कंडीशंस हैं दोनों जो पूरी होनी चाहिए कि अक्यूज़ को प्रूव करना है कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया पीएमएलए में, और जब वो बेल पे जाएगा तो वो कोई भी तरह की एविडेंस से छेड़छाड़ करना या फिर वो कोई और ऑफेंस नहीं करेगा, ये उसको कोर्ट को एश्योर करवाना पड़ता है। ये कंडीशंस जो है रिलैक्स की जा सकती हैं कुछ केसेस में, जब बहुत ही लंबे टाइम से जो है अगर कोई अक्यूज्ड जो है वो इनकारसरेटेड है या जेल में है। ठीक है, जैसा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम के केस में हुआ। ठीक है। और बेल जो है वो एक्सेप्शन भी मिलती है विमेन को। तो सेक्शन 45 के जो पीएमएलए का है ट्विन कंडीशंस जो सेटिस्फाई करनी होती हैं, उसमें जैसे जो विमेन हो गई या फिर इन्फर्म माइंड के जो लोग है हो गए, ऐसे इन लोगों को बेल जो है वो मिल सकती है इन कुछ कंडीशंस में। ठीक है। अब जो कन्फेशन होता है ईडी ऑफिसर के सामने उसके बारे में भी देखते हैं। सेक्शन 50 जो पीएमएलए का है वो कहता है कि ईडी जो है उसके पास पावर है कि वो इंडिविजुअल्स को समन करके
उनको स्टेटमेंट्स देने को इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर कह सकता है, ठीक है। लेकिन और विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा कि इससे कोई राइट अगेंस्ट जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, जो अदरवाइज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है कि पुलिस के सामने दी गई गवाही जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती, वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ईडी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो पुलिस नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन प्रेम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2024 में बोला कि नहीं, जो है एक पर्सन जो है कस्टडी में अगर कोई भी जो है कन्फेशन करता है तो उसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि वो फ्री माइंड से नहीं किया जा रहा है कन्फेशन, इसलिए वो इनएडमिसिबल रहेगा एज एविडेंस। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन दोबारा से दे दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जापानीज़ एनिमी डायरेक्टर हायो मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है इस साल का, जिसको हम एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। तो ये एशिया का प्रीमियर प्राइज़ है, हाईएस्ट ऑनर है, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप देने के लिए एशिया में दिया जाता है। तो अवार्डीज़ को हर साल रेमन मैग्सेसे के जो ट्रस्टीज़ हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ इस अवार्ड के, वो सिलेक्ट करते हैं। साल 1957 में ये अवार्ड जो है क्रिएट किया गया था, जो फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनके नाम पर है ये, रेमन मैग्सेसे। तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 31 अगस्त, उस दिन हर साल दिया जाता है ये अवार्ड मैनीला में, फिलीपींस में। तो 1958 से लेकर 2008 तक 6 कैटेगरीज़ में ये अवार्ड एनुअली दिया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, पब्लिक सर्विस हो, कम्युनिटी लीडरशिप हो, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और एमर्जेंट लीडरशिप। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नवरत्न स्टेटस। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक सीपीएससी है, उसको नवरत्न स्टेटस ग्रांट कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। तो नवरत्न स्टेटस जो है वो गवर्नमेंट जो है पीएसयूज़ को देती है, 3 तरह के स्टेटस देती है एक्चुअली, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो नवरत्न स्कीम जो 1997 में लाई गई थी, तो क्राइटेरिया क्या होता है नवरत्न मिलने का? पीएसयू जो है वो मिनी रत्न होना चाहिए, कम से कम शेड्यूल ए कंपनी होनी चाहिए, और एक्सीलेंट या वेरी गुड रिकॉर्ड होना चाहिए एमओयूज़ का पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में से 3 साल में मिनिमम, और कम से कम नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5,000 करोड़ का फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और एक एवरेज एनुअल टर्नओवर होनी चाहिए 25,000 करोड़ की फॉर 3 ईयर्स, या फिर एनुअल एवरेज नेटवर्थ होनी चाहिए 15,000 करोड़ की पिछले 3 साल की, ठीक है। एक बार नवरत्न स्टेटस मिल जाए तो फिर वो कंपनी 1,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स बिना अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, तो उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है एक तरह से। नवरत्न कंपनीज अपने 15% ऑफ नेटवर्थ जो है वो एक सिंगल प्रोजेक्ट में भी लगा सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम कैप 1,000 करोड़ है ऑफकोर्स, और वो जॉइंट वेंचर्स में, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज में अपने आप एंटर कर सकती हैं बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर आता है, उन्होंने जो वीज़ा पेमेंट कंपनी है उसके साथ एक एमओयू साइन किया है। तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, प्रमोटेड है सीआईआई द्वारा। इसमें इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट की भी, इंडस्ट्री की भी, इंडस्ट्री एसोसिएशंस की भी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की भी, ठीक है। तो इसको फॉर्म किया गया था इंडस्ट्री में जो लार्ज मैन पावर की स्किलिंग की ज़रूरत है उसको ठीक करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए। तो ये एक अवार्डिंग बॉडी भी बना दिया गया है इसको, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंडर। इसका मैंडेट है कि रॉबस्ट और सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाकर देना स्किल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री में, चाहे वो होटल हो, टूर ऑपरेटर्स, फूड सर्विस रेस्टोरेंट्स, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, क्रूज़ लाइनर्स, इन सारी इंडस्ट्री के लिए। तो ये एमओयू जो है इसमें स्किल्ड वर्कफोर्स को सपोर्ट करने का जो है ये इनिशिएटिव है, जिसमें कि इंडिया एक ग्लोबल टूरिज्म हब बन सके। 20,000 इंडियन यूथ को टूरिज्म रेलिवेंट स्किल्स में अपस्किल किया जाएगा 3 साल के अंदर, और जो है 10 स्टेट्स से जो है ये यूथ सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उरी 1
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, टॉपिक इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है प्रपोजल जो कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे रहा था स्टेज 2 ऑफ उरी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। तो उरी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो कि झेलम रिवर पर उरी टाउन में लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर में। बहुत ही पास है ये एलओसी के। 1997 में इसको कमीशन किया गया था। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 480 मेगावाट्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है, लेकिन इसको ऑपरेट कौन करता है? एनएचपीसी, ठीक है। तो झेलम रिवर क्या है? रिवर जो कि इंडिया और पाकिस्तान में फ्लो करती है, ट्रिब्यूटरी है ये इंडस रिवर की। मेन वाटरवे है ये कश्मीर वैली का। ओरिजिनेट होती है वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग में, फ्लो होती है श्रीनगर वूलर लेक से होती हुई, फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है त्रिमू में, पाकिस्तान में, ठीक है। और इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है किशन गंगा रिवर। कुनहार रिवर भी इसकी सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक्स सिंगापुर डिप्लोमेट है जिनके आपने आर्टिकल भी कई बार पढ़े होंगे, किशोर महबूबानी जी। उन्होंने कहा था अभी रिसेंटली कि यूके को अपनी जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है वो छोड़कर इंडिया को दे देनी चाहिए, ठीक है। तो यूएनएससी क्या है? यूएनएससी वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस है यूनाइटेड नेशंस की। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की। और यूएन चार्टर के अंडर सभी मेंबर स्टेट्स ऑब्लिगेटेड हैं कि वो यूएनएससी के डिसीजंस को फॉलो करेंगे। तो ये सभी पार्टीज़ को जो कि डिस्प्यूट में है उनको पीसफुल मीन से उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने को कहता है सिक्योरिटी काउंसिल। और सैंक्शंस भी लगा सकता है, इवन ऑथराइज कर सकता है यूज़ ऑफ फोर्स अगर उसको ज़रूरत लगे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी रिस्टोर करने के लिए। तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस को एस्टैब्लिश करना, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाना, ऑथराइजेशन करना मिलिट्री एक्शन की थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, ये सब इसके पावर्स हैं। तो इसके 15 मेंबर्स हैं और हर मेंबर के पास एक वोट है। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके, जिसमें कि यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूएस आते हैं। इनके पास वीटो पावर होती है डिसीजन लेने की, ठीक है। 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, मतलब हर साल 193 मेंबर की जो जनरल असेंबली है 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 ईयर टर्म के लिए यूएनएससी में इलेक्ट करती है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मूसी रिवर। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक अर्जेंट एडवाइजरी इशू की है सिटीजन्स के लिए कि वो इंडोर ही रहें, क्योंकि हैवी रेन्स जो है उसकी वजह से मूसी रिवर जो है वो राइज हो चुकी है। तो मूसी रिवर जो है एक रिवर है जो कि फ़्लो होती है तेलंगाना से, ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। हैदराबाद जो है इसी रिवर के बैंक पर बना है और ये रिवर अनंतगिरी हिल्स नियर विकाराबाद से शुरू होती है और ये वेस्ट ऑफ हैदराबाद से बहती है। कृष्णा रिवर को ज्वाइन करती है वज़ीराबाद नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के पास। हिमायत सागर, ओस्मान सागर 2 मेन डैम्स हैं जो इसके ऊपर बने हैं। ये रिवर पर जो है बहुत ही हिस्टोरिकल ब्रिजेस हैं, जैसे कि पुराना ब्रिज या फिर पुराना पुल जिसको कहते हैं, जो कि निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद के टाइम पर बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं समुद्र प्रताप। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया है समुद्र प्रताप। इसको लॉन्च किया गया है गोवा में। तो ये वेसल जो है हेल्प करेगा ऑयल स्पिलेज को चेक करने के लिए कंट्री के सी कोस्ट पर। इस शिप को लॉन्च और नेम किया गया है समुद्र प्रताप। बिल्ड किया गया है इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह के वेसल्स जो हैं वो डिज़ाइन और बिल्ड इंडिजिनसली की जा रहे हैं इंडिया में। तो इसके साइड स्वीपिंग आर्म्स होंगी जो कि ऑयल स्पिल्स को रोकेंगी चलते हुए, रिकवर करेंगी, स्टोर करेंगी वेरियस टाइप ऑफ ऑयल्स को। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की कैपेसिटी को इन्हेंस करेगा ये कि ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स को, जो कि इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हो रहे हैं और उससे बियॉन्ड भी, उसको रोकने में हेल्प कर सके या मैनेज करने में हेल्प कर सके, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is rights of the accused in PMLA cases. This topic is important for your governance section. So in the last few months and especially in the last few years, we have seen the use of PMLA against many of the individuals and or many of the accused. So we'll cover this PMLA cases which have been in news in the past few years in the Supreme Court. Okay, so the base of these
cases for PMLA stands with the Vijay Madan Lal Chaudhary versus Union of India case, in which the Supreme Court upheld several provisions of PMLA, affirming the broad powers of the ED. Okay, despite this ruling, Supreme Court has also made smaller interventions which have gradually moderated some of the stringent provisions of the PMLA. So let us see what are the major cases and what are the major provisions which have been moderated. So first is the grounds of arrest. So section 19 of PMLA gives ED the power to arrest if the material they possess give them the reason to believe that an individual is guilty of money laundering. So in the 2022 Vijay Madan Lal Chaudhary case, Supreme Court ruled that ED is not required to even provide a copy of enforcement case information report, okay, to the accused, but it only needs to inform them of the reasons for the arrest. But in Pankaj Bansal versus Union of India case, the Supreme Court emphasized that the accused have a fundamental right to be informed of their ground of arrest. So that's why ED should give the reasons in writing while making the arrest. With respect to the bail for under trials, we all know that Section 436A of CRPC allowed for the release on bail for individuals who have been detained for up to half of the maximum period of the imprisonment for an offence while their trial or investigation was ongoing. So in Vijay Madan Lal Chaudhary case, Supreme Court extended this provision to apply to cases under the PMLA as well. But since the introduction of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 436A section has been replaced with section 479, in which a new addition has been made which excludes the application of bail provision if multiple offences or cases are pending against the accused. So this amendment is potentially limiting the benefits of bail under PMLA. Why? Because generally individuals or accused individuals, they are arrested under several offences. So this Section 479 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita would not let them get bail easily now. But in August 2024, Supreme Court, while delivering a verdict, said that the legal principle, bail is the rule and jail is the exception, even applies in the PMLA cases. So on the need and necessity to arrest, we can see that from July 2024, when Supreme Court granted bail to Delhi CM Kejriwal ji challenged the legality of his arrest, arguing that there was no necessity for it, and he claimed that the material on which the ED based his arrest was available in July 2023, but he was only arrested in March 2024. But to which the Supreme Court said that Section 19(1) of PMLA requires the ED to have reason to believe that the accused is guilty, which the court noted must meet high threshold, implying that these reasons should be based on evidence admissible in court, and only after that the ED can arrest the accused. Okay. So, on relaxing the twin conditions, the most famous one, Section 45 of PMLA, the twin conditions for bail are very stringent. The accused must prove that they have not committed any offence under PMLA, and they are unlikely to commit any offence while they are on bail, or they will not tamper with the evidence. But the bench ruled that these conditions could be relaxed in cases where the accused has been in prison for a very long period of time without trial proceedings commencing. Okay, so on the bail exception for women, the Supreme Court recently gave bail to BRS leader using the provision that there is an exception to Section 45 of PMLA in which the women can be released if the special court so directs. Okay. With respect to the confession made in front of ED officer, we all know that Section 50 of PMLA empowers the ED to summon individuals and require them to make statements during investigations. So in Vijay Madan Lal Chaudhary case, Supreme Court held that this provision does not violate the right against self-incrimination because ED is not a police officer, okay, or ED officers are not police officers. But Supreme Court said recently in Prem Prakash versus Union of India case that a person in custody cannot be considered as operating with a free mind. That's why an individual would be under duress or coercion, and such any confession would be inadmissible as evidence. So the right against self-incrimination has been reinforced. So the next topic is Raman Magsaysay Award. This topic is important for your social issues and your international relations. So Japanese anime director Hayao Miyazaki has been awarded the Raman Magsaysay Award, which is also known as Asia's Nobel Prize. So Raman Magsaysay Award is Asia's premier prize and highest honor, which celebrates the greatness of spirit and transformative leadership in Asia. So the awardees annually selected for the
this award are selected by the RMAF Board of Trustees, and this award was started in 1957, and it is presented in formal ceremonies in Manila, Philippines, on 31st of August. And from between 1958 to 2008, this award has been given in six categories annually: government service, public service, community leadership, journalism, literature, creative communication arts, peace and international understanding, and even emergent leadership. So the next topic is Navratna status. This topic is important for your economy section. So Solar Energy Corporation of India Limited, which is a CPSC, has been granted the Navratna status by Ministry of Finance. So Navratna status is the government categorizes all public sector undertakings into three categories, that is Maharatna, Navratna, and Meriratna. So the criteria for Navratna status is that a public sector unit should be a Mini Ratna 1, a Schedule A company, and it should have obtained an excellent or very good MOU rating in the three of the last 5 years, and must have a composite score of 16 6 performance indicators. It must report a net profit of more than 5,000 crore for 3 consecutive years, and it must maintain an average annual turnover of 25,000 crores for 3 years, or have an annual average net worth of over 15,000 crores for 3 years. So they must invest up to 1,000 crore without the what are the what are the advantages or available to a Navratna company? They can invest up to 1,000 crore without seeking approval from the central government. Navratna companies are also allowed to invest up to 15% of their net worth on a single project, or 30% of their net worth in a given year, subject to a maximum of 1,000 crore rupees. They can enter into technology joint ventures or strategic alliances as well. They can incur capital expenditure on the purchase of new items or for replacement without any monetary ceiling. Okay. So the next topic is Tourism and Hospitality Skill Council. This topic is again important for your economy section. So Tourism and Hospitality Skill Council, under the aegis of Ministry of Skill and Development and Entrepreneurship, has signed an MOU with Visa Company. So what is Tourism and Hospitality Skill Council? It is a not-for-profit organization registered under the Societies Registration Act, and it is promoted by CII with inclusive representation from government, industry associations, and training institutes across India. It is formed by the industry to tackle the skilling of large manpower to fulfill the industry requirements. So it is also an approved awarding body now under the National Council for Vocational Education and Training. It has a mandate to create a robust and sustainable ecosystem for skill development in the country, or in this industry, of hotel, tour operators, food service, restaurants, facility management, and cruise liners. So if we look at this recent MOU, it aims to ensure a skilled workforce to support India's ambition of becoming a global tourism hub. It is designed to upskill at least 20,000 Indian youth in tourism related skills. So the time period for this scheme is 3 years. It will train youth across 10 states, and the program will focus on essential roles within the domestic tourism industry. Okay. So the next topic is Uri 1 hydroelectric project. This topic is important for your economy and your environment section. So the expert appraisal committee of the Union Environment Ministry has postponed or deferred the proposal for granting of environmental clearance to the stage 2 of Uri 1 hydroelectric project, which is an operating hydroelectric power plant located in the Jhelum River of Uri town of Jammu Kashmir, Baramulla district. It is located very near to the LOC. It was commissioned in 1997 with a total installed capacity of 480 megawatts. It is owned by the central government, but the operating company is NHPC. Okay. So what is Jhelum River? It flows in India and Pakistan. It is a tributary of the Indus River. It is the main waterway of the Kashmir Valley. It originates from the Verinag spring at Anantnag at the foot of Pir Panjal range in the Kashmir Valley. It then flows through Srinagar and Wular Lake prior to entering Pakistan. It joins the Chenab River through near Trimu, Pakistan. It is the largest tributary of the Jhelum. The largest tributary of the Jhelum is Kishan Ganga River or the Neelam River, and Kunhar river is the second largest tributary of this river. Okay. So the next topic is
United Nations Security Council. This topic is important for your international relations. So India should get its rightful place as a permanent member of the UN Security Council, according to ex-Singaporean diplomat Kishore Mahbubani. So instead, he said that UK should give up its seat and offer that seat to India instead. Okay. So what is UNSC? It is one of the 5 principal organizations of the UN, and it has the primary responsibility of maintaining international peace and security. Under the UN Charter, all member states are obligated to comply with UNSC decisions. So it calls upon the parties to a dispute to settle it by peaceful means and recommends methods of adjustment or terms of settlement. In some cases, it can even resort to imposing sanctions or even authorizing the use of force to maintain or restore peace and security. So it has the powers to establish peacekeeping operations or international sanctions. It can also authorize military action through Security Council resolutions. So it has 15 members, and each member has one vote. There are 5 permanent members: UK, China, France, Russia, and US. They all have veto power over decisions of the UNSC. And there are 10 non-permanent members. So the UN General Assembly elects these 10 non-permanent members for a 2-year term at the UNSC. So Security Council has a permanent headquarter at the United Nations headquarter in New York City. Okay. So the next topic is Musi River. This topic is important for your environment section. So Greater Hyderabad Municipal Corporation has recently issued an urgent advisory for citizens to remain indoors because of heavy rains, which is causing Musi River to rise significantly. Musi River is a river that flows through the southern Indian state of Telangana. It is a tributary of Krishna River. The city of Hyderabad stands on the bank of this river. So this river begins in the Anantagiri hills near Vikarabad, Rangareddy district, west of Hyderabad. It joins the Krishna River near Wazirabad in Nalgonda district. And Himayat Sagar and Osman Sagar are the 2 dams which are constructed over this river. So this river is crossed by several historical bridges, including the Purana Pul, which was built during the reign of Nizams of Hyderabad. So the next topic is Samudra Pratap. This topic is important for your security section. So recently, first indigenously developed pollution control vessel of the Indian Coast Guard, ICG Samudra Pratap, has been launched in Goa. This vessel will help to check the oil spillage on the country's sea coast. This ship was launched and named as Samudra Pratap. It is built by Goa Shipyard Limited for the Indian Coast Guard. It is the first time that such type of vessel has been designed and built indigenously in India. So it has side sweeping arms to contain oil spills while in motion, an advanced radar system for oil spill detection, and the facilities to recover and store various types of oil. Okay, so this vessel is a crucial addition to the Indian Coast Guard's fleet, enhancing its capacity to manage oil spill responses in India's exclusive economic zones and beyond. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.